नमस्कार दोस्तों, गर्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज 3 इश्यूज़ हैं। एक तो कैसे हम मिड डे मील स्कीम और ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स ये जो चल रही हैं, जिनके थ्रू जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, उसके लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि असम में जो फ्लड्स आई हैं उनके क्या मायने हैं, कितने नेगेटिव आउटकम्स हैं, कितने पॉजिटिव आउटकम्स रहते हैं, वो जानेंगे और कारण भी जानेंगे साथ में। और लास्ट में एक आर्टिकल है, वो ये कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, बट उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पर राइटर के द्वारा। तो 3 इश्यूज हैं, तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है न्यूट्रिशन डूज। ठीक है, देखो इसमें ये बताया गया है कि एक इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में अभी देखा जाए तो जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है ना, कुपोषण की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये अपने आप में एक साइलेंट क्राइसिस इमर्ज होके आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अभी तक अलग अलग स्टेट्स में अपने हिसाब से मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं कि कहीं एग्स दिए जाते हैं, कहीं नट्स, कहीं पे दालें दी जा रही हैं, कहीं प्रोटीन रिच फूड दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो देने की बात जब आती है तो एग्स एक अपने आप में अच्छी खासी हेल्दी डाइट का एक पार्ट बनते हैं, बट उस केस में फिर वो कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं कि भाई एग खाना नॉन वेजिटेरियन कंसिडर होता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जब तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया जाता है और इन चीज़ों को लीगली अलाउ नहीं किया जाता है कि हाँ जी ये आप अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में प्रोवाइड कर सकते हो और करना चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं अप्लाई होने में प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ज़रूरत क्या है, प्रोटीन रिच फूड जैसे कि एग्स, नट्स, लेग्यूम्स, इनको जो न्यूट्रिशनल स्कीम्स हैं उनमें डाला जाए। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, मिड डे मील स्कीम हो। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बच्चों की वो पूरी हो सकेगी। बट अभी तक क्या है कि ज़्यादातर स्टेट्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, वही बात कि एक एक्ट है हमारे पास में अवेलेबल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया जाए। साथ में पैनल ने ये भी कहा है कि मान लो कि कोई स्टेट ये कहे कि भाई हमारे यहाँ पे एग्स तो हम नहीं कंज्यूम करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका कोई सप्लीमेंट, उसका कोई रिप्लेसमेंट आप तैयार करो। जैसे नट्स की क्वांटिटी है उसको डबल कर दो, सीड्स आप दे रहे हो प्रोटीन रिच, तो उनको आप डबल कर दो। इससे क्या होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट तो कम से कम पूरी हो बच्चों की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 2019 से 21 का जो अभी आया है रीसेंट डेटा, उसमें क्या बताया जा रहा है कि 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था ना 2015-16 का, उसमें 59% थी ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम थी 5 साल तक के बच्चों में, जो कि अभी बढ़कर के 64% तक हो चुका है, जो कि अपने आप में कंसर्निंग है कि नहीं, इसको ठीक करना ज़रूरी है। दूसरा, ओबेसिटी, मोटापा बहुत हो गया है। तो ये क्लियर क्या आ रहा है यहाँ पे इंडिकेशन कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बन चुकी है बच्चों की, कि बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए उनको क्रेविंग आती है कि हाँ हम खाएं बहुत कुछ। फिर बहुत कुछ खाने के चक्कर में या तो मोटे हो जाते हैं या फिर हर कुछ ही खा लेते हैं फिर वो। तो ऐसे में एक बैलेंस डाइट जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो हमें ज़रूरत है कि कैलोरी सेंट्रिक अप्रोच की बजाय हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी अब ध्यान दें। कैलोरी सेंट्रिक में कि भाई गांव में रहने वाले लोगों को या बच्चों को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, शहरों में रहने वालों को कितनी रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप उनको इनटेक दे देते हो। बट एनर्जी ही सब कुछ नहीं होती ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B2, ये डाइट में होने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए देखो 2021 में एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, उसका यूज़ किया जा सकता है। वो स्टडी कंडक्ट किसने की थी, हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और एक यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर, इन दोनों ने मिलकर के रिसर्च की। तब पता पड़ा कि जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है ना, तो उस खाने में
शुरुआती जो बाइट्स होते हैं, शुरुआती जो गस्से लिए जाते हैं, खाना खाया जाता है, उनमें आप जो भी ये न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं उनका पाउडर मिक्स कर दो और उन बच्चों को कहो कि ये शुरुआत में पहले ये खाना खाओ, फिर बाद में दूसरा आप पार्ट दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डाइटरी एसेंशियल इनटेक होना चाहिए वो मिल जाएगा उनका बच्चों को। ठीक है, हेल्दी हो जाएंगे, तो वही चीज़ अपने आप में आ जाती है। दूसरा, सप्लीमेंट्स के आप कैप्सूल्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स के कैप्सूल्स आप अवेलेबल करा सकते हो, जिससे कि बच्चों को लेने में प्रॉब्लम नहीं आए और वो हैबिट स्कूल में वहीं पे अपनी मिड डे मील स्कीम और ये जो चल रही है ICDS, उसके अंडर में स्कूल में ही दे दिए जाएं, लाइन लगा करके बच्चों की। घर ले जाते हैं तो फिर वो रख देते हैं इधर उधर, फिर खाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोला कुछ ऑप्शंस हमें ये काम कर सकते हैं और इन सबको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक लीगल मैंडेट होना चाहिए। अगेन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तभी जाकर के अटेंशन प्रॉपर पे कर पाएंगी। 9 साल हो गए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट होते, 2013 में आया था, बट अभी तक भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना लोगों का, उसमें बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट है। हमें ज़रूरत है कि डॉक्टर्स जो चीज़ हमें सजेस्ट करते हैं वही चीज़ यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने भी अपनी तरफ से रिकमेंड की है, तो इनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग फ्रॉम डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब था फ्लड्स। ठीक है, आर्टिकल को लिखा है अरूप ज्योति साइकिया और जगदीश कृष्ण स्वामी। देखो, असम में फ्लड्स आई है, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया और वहाँ से वो खुद की जान भी बचा रहे हैं, तो अपने जानवरों की, लाइफ स्टॉक्स को भी कैसे जैसे करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी शेल्टर मिल जाए वहाँ पर जा कर के। स्टैंडिंग क्रॉप है वो पूरी की पूरी डूब चुकी है पानी में। ओके, घरों में जो अनाज रखने की व्यवस्था होती है, ग्रेनरीज, वो डैमेज हो गई है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत मुश्किलें पैदा कर चुकी है अभी ये फ्लड्स जो आई है असम में रिसेंटली। बट इसका जस्ट ऑपोजिट अगर देखें तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है। फ्लड्स जब आती है रिवर में तो अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है और वो आसपास के प्लेन एरिया में जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी रीगेन कर लेती है, जिससे कि खेती अच्छे से हो पाए। तो वैसे देखा जाए तो अब की बार असम में जो रेनफॉल का पैटर्न देखने को मिला है, ये इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल आपको ज़्यादा मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखें तो इधर वाले एरिया में आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड नॉर्थ ईस्ट हो गया, बांग्लादेश का तो खैर हम पढ़ते नहीं है, बाकी बांग्लादेश में भी अच्छी खासी रेनफॉल है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है, देखो एक तो हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ पे अरेबियन सी से मानसून ओरिजिनेट होता है, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, पर जैसे ही ये मेन लैंड से टकराता है ना तो इसकी 2 ब्रांचेस हो गई। एक ब्रांच तो निकल जाती है ऊपर साउथ वेस्ट मानसून के तौर पे और दूसरी बे ऑफ बंगाल से होती हुई इस तरीके से यूँ टर्न लेकर के फिर इंडिया की तरफ मूव करती है। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं, ये साउथ ईस्ट मानसून हो जाता है इधर से। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा रेनफॉल रिसीव होता है, राइट। तो देखो इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पैसिफिक ओशन में ला नीना की कंडीशन बन रही है, एक इंडियन ओशन में हम बात करें तो वहाँ पर नेगेटिव डाइपोल बन रहा है। देखो, पॉजिटिव डाइपोल होता है तो तब तो अरेबियन सी की तरफ ज़्यादा रेनफॉल आपको मिलेगा और नेगेटिव डाइपोल होता है तो उस टाइम पर बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको ज़्यादा टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है ना, डाइपोल का मतलब टेम्परेचर वेरिएशन ही है, ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि नेगेटिव डाइपोल का मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल में आपका टेम्परेचर थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली सपोर्टिव मिलेगा, किसकी तरफ, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल कराने के लिए। और ला नीना की बात करो तो ला नीना का मतलब हो गया कि पेरुवियन कोस्ट जो है साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका की कोस्ट की बात करें तो वो तो है क्या, हाई प्रेशर पे। ठीक है, और इधर से हवाएं चल रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि पेरू में अभी ठंड है, ठंड का सा मतलब ठीक ठाक है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से। और फिर ये लो प्रेशर जो होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये सपोर्ट करता है इंडियन मानसून को। तो ऐसे में ला नीना की कंडीशन इंडियन मानसून के लिए अच्छी रहती है और इसका जस्ट अपोजिट अगर अल नीनो हो तो वो क्या करता है, इंडियन मानसून के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सही है, तो ऐसे में आप देखो कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से बे ऑफ बंगाल रीजन में आपको रेनफॉल ज़्यादा रिसीव हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए
तो क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो हवा भी गर्म होगी, हवा अगर गर्म हो रही है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी हवा की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप देखो कि हवाएं भी गर्म हैं तो मॉइस्चर अपने साथ ज़्यादा ला रही हैं, तो मॉइस्चर ज़्यादा जो हवाएं लाएंगी तो वो रेनफॉल भी अच्छा कराएंगी। तो इन 2-3 चीज़ों ने मिलकर के जून महीने के शुरुआती 10-12 दिन में ही 1.5 महीने में जितना रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में रिसीव होता है उतना रिसीव करवा दिया। तो ये जो चीज़ है ये कॉमन ट्रेंड है। दूसरी चीज़, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो एनुअल फ्लड्स हैं असम में, ये चीज़ें एक कॉमन आप मान के चलो। और दूसरी चीज़, असम में कोई जून मंथ में अभी मान लो कि फ्लड्स आई तो उसके बाद में अब वापस से फ्लड्स नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त सितंबर तक रिपीटेड फेजेस आते रहते हैं, साइकिल ऑफ फ्लड्स चलता है असम में। एक तो क्या है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो अपने साथ में नॉर्थ ईस्ट की मेन ट्रिब्यूटरीज, बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज को पानी अपने साथ में लेकर के आती है। ठीक है, अब ये लानीना का कॉन्सेप्ट और ये सारा जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, ठीक है ना। लानीना का, ब्रह्मपुत्रा रिवर का नेटवर्क क्या है, वो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से आसपास के एरिया में पानी फैल जाता है जब पानी बहुत सारा आता है रिवर्स में, क्योंकि आसपास के एरिया क्या है, प्लेन एरिया, लो लैंड्स है। अब लो लैंड है तो पानी जरूर जा करके वहाँ पर सेटल होगा, भाई रिवर तो अपना कोर्स फॉलो करेगी ही ना, बस वो चीज़ है। बट ये जो मेगा फ्लड्स के इंसिडेंट्स हैं, मेगा फ्लड का मतलब कि 1.5 महीने में जितना रेनफॉल रिसीव होता है उतना 12 दिन में आपको रिसीव हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स पिछली सेंचुरी में, इन सालों में आपको देखने को मिला है। 1934, 50, 54, 55, 66, 88 और 2004। पर वही चीज़ है कि लिस्ट आप लंबी बना सकते हो, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करोगे तो हर साल लमसम आपको वहाँ पर फ्लड्स देखने को मिलती है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की और पर्टिकुलरली असम की बात करें तो। पर फ्लड्स के लिए ज़्यादातर हम नेगेटिव बातें ही करते हैं। कारण क्या है कि ह्यूमन हमेशा अपने हिसाब से देखता है ना, इंसान अपने हिसाब से देखता है कि हाँ भाई मेरे बेनिफिट की क्या बात है। बट फ्लड्स आना नेचुरल प्रोसेस है, इसका बेनिफिट भी होता है असम के लोगों को। कैसे? फ्लड जैसे ही आएगी, डिसरप्शन तो हुआ, प्रॉपर्टी को डैमेज भी हुआ, बट आप देखो फिशेस जो हैं वो बहुत हो जाती हैं वहाँ पर। फ्लड प्लेन का इकोसिस्टम रिजुवनेट हो जाता है, जैसे कि वहाँ की सॉइल जो डिक्लाइन कर रही होती है उसको फर्टिलिटी रीगेन कर हो पाती है। पिछले लाखों सालों से ये ट्रेंड है वहाँ पर, जहाँ पर मॉनसून के टाइम पर रेनफॉल आती है, फ्लड्स अपने साथ में, ये जो रिवर सिस्टम है अपने साथ में फ्लड्स लेकर के आता है। साथ में हिमालय से सेडिमेंट्स जो आते हैं वो भी कहीं ना कहीं, आप जानते हो कि हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन प्लेट है वो लगातार सबडक्ट कर रही है, सबसाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो हिमालयाज भी लगातार राइज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि हिमालयाज के सेडिमेंट्स लाना, फिशेस की बात करो, सॉइल फर्टिलिटी रीगेन करने की बात करो, ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं वहाँ के इकोसिस्टम को, वहाँ के लोगों को। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो फ्लड्स है इसके पीछे कारण, देखो बात ऐसी है कि एक तो रिवर इरोड करके लेके आती है, आसपास के एरिया को इरोड करती है। ज़्यादा पानी आएगा तो सीधी सी बात है मिट्टी का कटाव तो होगा। दूसरी चीज़ अगर देखें तो वहीं पर लोग जाकर के सेटल भी होने लग गए हैं आजकल। भाई पहले तो क्या था, रिवर तो अपने हिसाब से फ्लो होती है, बट जो प्लेन या फ्लो एरिया था, ड्रेनेज बेसिन था रिवर का, वहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन बना लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिवर बैंक इरोजन तो हो गया, बट साथ में ये अपने आप में एक मीडिएटर का काम भी करती है फ्लड, कि एक तरफ आपकी स्टैब्लिशमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करती है तो दूसरी तरफ सॉइल को और इकोसिस्टम को रिजुवनेट भी कर देती है। ठीक है, वहाँ पर काजीरंगा जैसे जो नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर वेटलैंड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा फ्लॉरिश होती है। अरे इंसान ही तो प्रॉब्लम में आया है, बाकी तो खुश है कि नहीं। हाँ बेशक फ्लड्स में औरों को भी प्रॉब्लम आती है, जानवरों को भी, एनिमल्स को भी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर फ्लड्स कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को सर्वाइवल की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आसपास में फ्लडिंग जो है उसके चलते लोगों की लाइवलीहुड में भी एक बार तो प्रॉब्लम आती है, बट उसके बाद में फिर उसी पर डिपेंडेंसी उनकी रहती है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ये अप्लाई करने की माथापच्ची नहीं रहती जब भी वो खेती करते हैं तो। ठीक है, पिछली शताब्दी से लेकर अभी तक देखें तो डेवलपमेंट और ये इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड लैंडस्केप, कि जहाँ पर हमने हमारे मशीन टूल्स का इनका यूज़ करके नई नई चीज़ें बना दी, उसने क्या कर दिया है कि वो जो फ्लड प्लेन पूरा था जहाँ पर वो रिवर रेनफॉल के टाइम पे फ्लो होती थी,
वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब कंस्ट्रक्शन कर दिए तो भाई सीधी सी बात है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एरिया की ख़त्म हुई कि नहीं। भाई शहरों में अर्बन फ्लड्स क्यों आती हैं, उसके पीछे एक ये कारण बताया जाता है ना कि भाई हमने रोड बना दी, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दी, तो पर्कोलेट ही होने की जगह नहीं है पानी को। नहीं तो वही अगर वहाँ पर रोडें मिट्टी की बनी हुई होती तो पानी आराम से पर्कोलेट करके नीचे जा सकता था। बोले यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसके बाद में वो पानी जो है वो तो फिर फैलेगा ही। सिलचर असम के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। असम का अगर आप मैप देखो तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो सिलचर यहाँ सदर्न असम में आ जाता है। वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बाढ़ से परेशानी हुई है अभी रिसेंट टाइम, इसी जून मंथ की हम बात करें तो, ठीक है। जबकि गुवाहाटी की बात करो तो गुवाहाटी में कुछ ऐसा है कि एक तो पॉपुलेशन राइज ज़बरदस्त हुआ है। कैसे? 1901 में गुवाहाटी की पॉपुलेशन थी केवल 11,000, जो कि बढ़कर के अभी 11 लाख हो चुकी है। अब आप देख लो जी हाल, किसको दोष दोगे? रिवर को? सॉरी मत दो, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें दूसरी तरफ, यहाँ पर क्या है, गुवाहाटी का सेटलमेंट कुछ ऐसा है कि जिसमें नॉर्दर्न रीजन है गुवाहाटी का, अभी मैप में पूरा दिखा दूंगा आपको। तो गुवाहाटी का जो नॉर्दर्न रीजन है, जैसे हम अगर असम के मैप की बात करें तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ है असम, तो गुवाहाटी इस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर से यूं फ्लो करके फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि गुवाहाटी में नॉर्दर्न रीजन जो है वहाँ पर तो देखो अच्छी खासी स्पीड से आती है रिवर, बट उसके बाद में जो डाउन कोर्स है ना रिवर का, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्वैम्स बने हुए हैं, चैनल्स में डिवाइड हो जाती है वो रिवर, ठीक है। इससे क्या होता है कि पानी का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे में गुवाहाटी में सेटलमेंट थोड़ा सा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू सिलचर। पर फिर भी अभी पिछले सेंचुरी की बात करें जो हमने देखा कि 11,000 से 11 लाख तक पॉपुलेशन हो चुकी है, तो सेटलमेंट तो उसी जगह पे किया ना जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही थी, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। इसके अलावा रिवर के चारों तरफ रिवर में जो कवरिंग की हुई है दीवारें बना करके, एम्बैंकमेंट, वो भी कई बार टूट जाते हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। बोले 30-30, 40-40 सालों से, तो मेंटेन नहीं करोगे तो फिर टूटेगा। इसके अलावा देखा जाए तो डैम्स जो बने हुए हैं, रिजर्वायर्स बने हुए हैं, बोले उनको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा। क्यों? सेडिमेंटेशन हो गया डैम्स में, तल ऊपर उठ गया, बॉटम ऊपर उठ रहा है मिट्टी भर भर के, तो ऐसे में फिर तो वाटर ओवर स्पिल करेगा ही। फिर अचानक से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, और उसी टाइम पर आप डैम के गेट खोलोगे तो वो कहाँ सस्टेनेबिलिटी शो कर रहा है। तो ऐसे में रिवर को अगर कंट्रोल कर रहे हो, स्टेबलाइज करना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रोलॉजिकल डायनामिक्स को, तो ये गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसा तो इकोलॉजी है, कैसी वहाँ की लैंड है, कैसी वहाँ की रॉक स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को देख करके और फिर बाद में सही तरीके से समझ करके काम करने की जरूरत। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है जोन 5th में आता है, ठीक है। अर्थक्वेक की बात अगर करें तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स वहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो उन चीज़ों से हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब हाईएस्ट जोन 5th नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हाईएस्ट आप देख लो कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स की टेंडेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि पूर्वांचल आ गया, पूर्वांचल में पूरा का पूरा हिमालयाज ही है ना। तो इस तरीके से वहाँ की जो सिस्मिसिटी है, अर्थक्वेक की जो एक टेंडेंसी है, उसको भी हमें समझना होगा। इसके अलावा जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से करना होगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और लोगों को रेजिलियंट बनाना होगा। इसका मतलब कि फ्लड्स तो आएंगी, अब फ्लड से आप कैसे हैंडल करते हो, फिर से उठ खड़े होने की व्यवस्था करनी होगी लोगों की, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास में एक्सपीरियंस है हिस्टोरिकल, तो उनसे लर्न किया जाए। क्लाइमेट चेंज को रियलिटी मानते हुए नए पैराडाइम मैनर में नए सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जैसे वार्निंग दे दी, अर्ली वार्निंग दे दी कि हाँ भाई फ्लड्स आने वाली है, तो लोग अपनी जान बचा करके, अपनी ज़िंदगियाँ बचा करके कहीं पे भी सेटल हो जाए। फिर जैसे ही पानी का लेवल नीचे आए अपने घरों में आके सेटल हो जाए। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब एक बार नेटवर्क बता देता हूँ मैं आपको ब्रह्मपुत्रा का। आप यहाँ पर देख सकते हो, यरलुंग शेंगपो इस नाम से जाना जाता है तिब्बत में इस रिवर को, ठीक है। फिर ये दिहांग नाम से एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर आती है ना, वो इसमें जैसे ही ऐड होती है तो उसके बाद में ये बन जाती है ब्रह्मपुत्रा और एंटर हो जाती है असम प्लेन्स में। और ये देख सकते हो गुवाहाटी, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न रीजन से निकल रही है, नॉर्दर्न मतलब ब्रह्मपुत्रा के सदर्न बैंक पे लोकेटेड है गुवाहाटी, और वहीं से फ्लो हो रही है। तो ऐसे में
यहाँ पर आगे जा कर के थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, तो गुवाहाटी में इतना प्रॉब्लम नहीं आती है जितना कि सिलचर में देखने को मिलता है। और सिलचर की लोकेशन आती है लमसम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी अपना पानी लेकर के आई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है सारा। तो ब्रह्मपुत्रा के नेटवर्क को थोड़ा ध्यान से देख लेना। सुबनसिरी, लोहित की बात कर लो, दिबांग हो गई, ठीक है, कामेंग हो गई, मानस हो गई, रायदक हो गई, जलदाका हो गई, धनसिरी हो गई, ये रिवर्स है इसकी ट्रिब्यूटरी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और ये लोहित भी लेफ्ट बैंक, और बाकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ओके। और फिर अल्टीमेटली आपको पता ही है, एंटर होने के बाद में बांग्लादेश में जमुना बोल दी जाती है, गंगा को पद्मा बोल देते हैं, फिर ये मेघना से मर्ज होकर के मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो ये नेटवर्क है ब्रह्मपुत्रा का। आगे चलें। नेक्स्ट आर्टिकल है पुटिंग पॉलिसी टू द टेस्ट। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर सतीश देश पांडे जी ने। इनका ये कहना है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके बेसिस पे ये एजुकेशन अभी दी जाने की बात की जा रही है। तो राइटर जो है वो कुछ कमियां निकाल रहे हैं कि कैसे हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम ला रहे हैं, तो उनके क्या क्या हमें रेपरकशंस या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। 3 से 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक कोर ऑब्जेक्टिव है कि टारगेट क्या है, हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाए। इसमें एक वर्ड है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में, हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाए। तो राइटर बोल रहे हैं कि ये वर्ड्स बड़े सुनने में अच्छे लग रहे हैं, हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी, पर सवाल ये है कि इसमें आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है वो इस तरीके से किया है कि एक तो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा जिसको हम बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक इसमें एक तो ये फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम, कि कितनी बार भी कोई से भी साल में भी आप किसी कॉलेज में जाके एंटर हो सकते हो, किसी में भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है नेशन वाइड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स कि आपने एक साल किसी एक इंस्टीट्यूशन से कर लिया या एक कोर्स में कर लिया, फिर आप चाहते हो कि मुझे दूसरे कोर्स के दूसरे सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं, तो आप दूसरे कोर्स या दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर के एडमिशन लोगे, तो जो आपने पढ़ा है ना वो चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्रेडिट का मतलब कि हाँ आपने लर्न कर लिया, तो दोबारा से आप पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर एनालाइज की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो जाता है कि आप मिक्सिंग कर रहे हो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, जिससे कि एक इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। हॉलिस्टिक का मतलब हो गया कि अपने हिसाब से, अपने अप्रोच के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सके। तो पहला हम बात करते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। देखो ये इसमें बताया जा रहा है कि बोलने को तो ये बोल दिया कि हमारे यहाँ पर कोर्सेज किस तरीके से होंगे कि 1 साल का अगर कोई कोर्स कर लेता है, मान लो एडमिशन ले लिया अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यूजी में, ठीक है जी, फिर उसके बाद में 1 साल का कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट को लगा कि बस हो गया मेरा इतना ही था, तो वो छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल का कोर्स करने के बाद में छोड़े तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल का करेगा तो डिग्री मिल जाएगी 3 साल की, और 4 साल का करेगा तो 4 साल की डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे ये काम सेटल किया गया है। बट जो बात लिखी गई है वो ये कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को। तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस की बात करती, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे रिलाई करेगी, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो इसी पे रिलाई करेंगे कि एक स्टूडेंट जो आ जाए वो फिर लगातार पढ़ता रहे। भाई फीस वीस की व्यवस्था तो ढंग से हो जाए कम से कम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट करो। तो सवाल ये है कि जो कोर्सेज 3 साल में कंप्लीट हो सकते हैं उनको भी फिर तो आप 4 साल में कराओगे। जैसे अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पर फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में पीपीई बोलते हैं इनको ना, इनमें बीए कोर्स कराया जाता है। तो बीए कोर्स तो हमारे अभी भी 3 साल का चल रहा है, पर अब 4 साल का अगर कर दोगे तो 1 साल क्यों कोई खराब करेगा अपना। तो ऐसे में रेलेवेंस होनी चाहिए कि कहाँ पर आप 4 साल का कराना चाहते हो और कहाँ पर 3 साल का कराना चाहते हो। तो एक तो पॉइंट ये आ रहा है कि 1 साल एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं थी, 3 साल एनएफ था। जब ऑलरेडी अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग जो भी टॉप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनमें चल रहे हैं ये सिस्टम। दूसरा, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री सिस्टम की बात करो, मीस की, इसमें यह है
कि आप कैसे इस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ में, पर फिर भी यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन दोनों को साथ में लाया गया है। अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक 2021 जुलाई में एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें ये कहा है कि 3 एम्स हैं कि क्यों हमने मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को स्टार्ट किया है। एक तो ये कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं कि एडमिशन लिया और फिर बाद में पूरा कोर्स होने से पहले 1 साल 2 साल में छोड़ करके चले गए, तो बोलो उस नंबर को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो कभी भी कहीं पर भी अपनी पढ़ाई करना चाहे तो आराम से वो कर सके। तीसरा ये कि सब्जेक्ट की जो चॉइस है स्टूडेंट को वो अपनी इच्छा से वो कर ले कि हाँ भाई मुझे पॉलिटिकल साइंस के साथ में फिजिक्स पढ़नी है, तो उसकी इच्छा है वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। और क्रेडिट ट्रांसफ़र से क्या होगा कि एक बच्चा अगर एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले तो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को रिपीट ना करना पड़े उसको, तो बोला इसलिए हमने मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम स्टार्ट किया है। तो राइटर जो हैं वो इसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं कि आपने तो इस तरीके से ये कर दिया कि जो बच्चा 1 साल के कोर्स के बाद में अपनी कॉलेज छोड़ना चाहता था या छोड़ रहा था, मजबूरी क्या थी, मान लो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, कुछ घर पे फीस की अरेंजमेंट नहीं हो रही है या कोई और इश्यू आ गया, तो वो 1 साल में छोड़ करके जा रहा था तो उसको आपने ड्रॉप आउट बोल दिया। अब भी वो 1 साल में ही छोड़ के जाएगा, बस आप उसको सर्टिफिकेट दे दोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ पर केवल नॉमेनक्लेचर है वो चेंज कर दी। वो बात ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइटर से थोड़ा सा हट के अगर हम बात करें कि एक बच्चा अगर 1 साल का कोर्स करके अपने कोर्स को अगर एग्जिट करना चाहे, उसको सर्टिफिकेट मिले, तो कम से कम वो उतना तो अर्न कर पाएगा ना जितना उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको जॉब मिल सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पीछे का ये आर्ग्यूमेंट है। खैर हम राइटर के ओपिनियन देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो उसमें तो यही है कि आपने केवल और केवल इतना सा देखा है कि आप नाम बदल करके बच्चों को एजुकेशन के लिए पहुँचा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात करो तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके भी कोई जा रहा है तो उसको वही चीज़ पढ़नी है जो कि 4 साल के डिग्री कोर्स को करने के लिए बंदे को पहले साल में पढ़ना है। इसका मतलब एक कोर्स और अलग अलग आप उसकी यूसेज कर रहे हो, जो कि ठीक बात नहीं है। कारण कि 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स में 1 साल की पढ़ाई होगी, 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में 2 साल की पढ़ाई होगी, पर उसमें 2 साल वाले में ये 1 साल का भी तो इंक्लूड हो गया। तो बोला आपने डिप्लोमा में भी वही पढ़ा दिया, सर्टिफिकेट कोर्स में भी वही पढ़ा दिया, तो कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए ना कि भाई क्या पढ़ाई की है। बट इसमें वही चीज़ है कि टाइम के साथ में एड ऑन होते चले जाते हैं। राइटर बस लास्ट में आते आते एक ही चीज़ बोलेंगे कि ये मेरे कंसर्न्स हैं, बट टाइम बताएगा कि क्या हो सकता है। तो आपके पास में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए थोड़े रिसर्च कर लेना आप, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, ठीक है। तो ऐसे में एक बैलेंस आपका आंसर बन जाएगा। फिर उस पर अगर क्वेश्चन आए मेंस में तो अच्छे से डील कर लेना, प्रीलिम्स में आए तो अच्छे से डील कर लेना, कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल कर लेना, ओके। बड़ी ऐसी कोई वेबसाइट देख लेना उस पर। खैर पॉइंट वापस आता है हमारा, तो लर्निंग आउटकम जो है वो आप क्या डिफरेंट कर पाओगे अगर सेम कंटेंट को आप अलग अलग कोर्सेज के लिए पढ़ा रहे हो, तो अलग अलग कोर्सेज करने वाले बच्चों को क्या सीखने को मिला डिफरेंट, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके आगे यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि एनएसएसओ की रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया कि 18 से 24 साल के वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया हायर एजुकेशन में, ठीक है, तो जो कि फिर अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं करते, ठीक है, मतलब ड्रॉप आउट्स हो गए, तो इस केस में वो जो परसेंट है उसमें यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्यों बच्चे एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू। तो उसके पीछे ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको 1 साल का कोर्स करके छोड़ना था या 2 साल के डिप्लोमा को करना था, ये नहीं था कारण था उनका एक तो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि उन बच्चों को पढ़ने से रोक देती हैं। मतलब ये है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल जो निकल के आती है वो फाइनेंशियल इशू, फ़ी पे नहीं कर पाते, इकोनॉमिक कंडीशन घर की नहीं है अच्छी, या फिर उनको मजबूरन अपनी जॉब करनी पड़ती है, या तीसरी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। अगर इन तीनों चीज़ों को हम एड्रेस करें, जैसे स्कॉलरशिप दें सेलेक्टिव मैनर में, टारगेटेड मैनर में, तो एक पॉइंट बनता है जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। वैसे ऐसे हम नहीं बोल सकते कि स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, बट एक्चुअल में कारण जो है वो पढ़ाई रुकने के पीछे, जो मेंस हैं उनकी पढ़ाई रुकने के पीछे इन वजहों से लगभग 62% जो 18 से 24 साल के लड़के होते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि 54% वुमेन है वो इन कारणों की वजह से, फाइनेंस,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, इनके चलते। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मल्टीपल एंट्री या एग्जिट के चलते। क्या हो जाएगा कि जी आप एक चीज़ बताओ, 1 साल का कोर्स हो गया और माता पिता की जच गई कि शादी करनी है बेटी की, तो 1 साल की एंट्री यूजी कोर्स में करा देंगे, 1 साल का कोर्स कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेट दिला देंगे, हाँ जी ये इसके पास सर्टिफिकेट है और अब शादी कर दो। तो ऐसे में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वुमेन को होगी। बोले इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है हमें। फिर आ जाए हम क्रेडिट सिस्टम की बात करें, तो क्रेडिट सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्रेडिट सिस्टम का आइडिया यूरोप में आया था। यूरोप में क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि इंटीग्रेटेड मैनर में एजुकेशन चलती रहती है, एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की तो दूसरे में जाना चाहता है, तो उसके पीछे पहले बहुत सारे डायलॉग्स हुए थे, बहुत सारी बातचीत हुई थी, तब जाके वो चीज़ें निकल के आई थी। जैसे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स की बात करें तो बोलोग्ना प्रोसेस, लिस्बन प्रोसेस और इचियोन डिक्लेरेशन, ये तीनों डिक्लेरेशन आए तब जाकर के ये क्रेडिट सिस्टम वहाँ पर अच्छे से काम कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या हमने सही तरीके से डेलिब्रेशन किया है इन चीज़ों के लिए, वो कमी हमें करेक्ट आउट करनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि आज की परिस्थिति में हायर एजुकेशन वैसे ही ग्लोबली बहुत सारा चैलेंज देख रही है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन का पहले मतलब था कि आपको जॉब मिलेगी अच्छी खासी, पर आजकल हायर एजुकेशन की बजाय लोगों को जॉब मिलने के लिए अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। जब से नियो लिबरलिज्म आया है, हमारी बात करें तो 1991 से नियो लिबरलिज्म आ रहा है, एलपीजी पॉलिसी जब से हमने अडॉप्ट की है, तो तब से हायर एजुकेशन के ऊपर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंसी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो वैसे रेस्पेक्ट भी बहुत कम हो गई है हायर एजुकेशन की। अरे यार हायर एजुकेशन लेकर के करना क्या है, अल्टीमेटली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो वैसे भी करनी है, तो एक काम करते हैं ना, कोई डिप्लोमा करते हैं, छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद में आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट, मतलब अपने को तो जॉब चाहिए या कोई अपना खुद का स्टार्टअप डालना है, उसमें लग जाओ, और जो जितना जल्दी स्टार्टअप में लगेगा वो उतना ही जल्दी खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जब सोची जा रही है, क्योंकि हम मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं ना, तो बोला पहले ही हायर एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। तो राइटर बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि ये जो नए डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक करने की ज़रूरत है। कंसर्न्स इन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से हाईलाइट करी दी हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी अपनी तरफ से यूँ लगता है कि हाँ जी ये चीज़ें थोड़ी सी है, वो थोड़ी सी कम टेस्टेड है, टेस्टिंग इनकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो बाकी तो देखो टाइम बताएगा कि क्या आउटकम निकलता है। बाकी एडमिशन्स आपको पता है CUET की एग्ज़ाम होने वाली है, शायद हो गई या फिर 1-2 दिन में होने वाली है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम में जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के पॉइंट थे। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।